तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर देंगे रिलेटेड विद द डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लीजिए। एन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैज सेम काइनेटिक एनर्जी। एन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैज सेम काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल हैज सेम काइनेटिक एनर्जी has same kinetic energy, full stop. Which of these particles have shortest wavelength? Which of these particles have shortest de Broglie's wavelength? Which of these particles have shortest de Broglie's wavelength? तो अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की सेम काइनेटिक एनर्जी है। अब हमको बताना है कि इनमें से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम। अब हमको बताना है कि इनमें से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी है। देखो, बोलो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है। तो मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी होती है बराबर हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू दैट हाफ ऑफ पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। अब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, m और m से डिवाइड कर मल्टीपल भी किया, डिवाइड कर दिया, m इंटू वी क्या होता है मोमेंटम। तो दैट विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। बोलो पी स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो p का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m इंटू काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो ये p का वैल्यू आ रहा है। अब लेमड़ा का वैल्यू किसके बराबर होगा, लेमड़ा का वैल्यू होगा ना h अपॉन पी। पी का वैल्यू किसके बराबर है, ट्वाइस m इंटू के। अब तीनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम। मीन इसके लेमड़ा ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू h अपॉन ट्वाइस अंडर रूट ऑफ ट्वाइस इंटू के, ये सेम है। यानी तीनों के लिए h अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस के क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो तीनों में अलग अलग क्या होगा, तीनों में अलग अलग होगा m। इसका मतलब है ना लेमड़ा जो है, लेमड़ा डिपेंड करता है किस पे, लेमड़ा डिपेंड करता है इनवर्सली अपॉन अंडर रूट ऑफ m। जिसका मास कम होगा तो इसका मतलब है ना उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी तो इसका मास क्या होगा, कम होगा। अब इनमें से मास किसके पास ज्यादा है, बोलो इलेक्ट्रॉन के पास, प्रोटॉन के पास या अल्फा पार्टिकल के पास। तो अल्फा पार्टिकल के पास मास ज्यादा है, उसके बाद किसके पास है, प्रोटॉन के पास, और लास्ट में किसके पास है, इलेक्ट्रॉन के पास। तो इसका मतलब है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसके पास होगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी अल्फा पार्टिकल के पास, और उसके बाद किसके पास होगी, उसके बाद प्रोटॉन के पास, और उसके बाद किसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास। या इलेक्ट्रॉन के पास सबसे ज्यादा वेवलेंथ, फिर उसके बाद प्रोटॉन के पास, फिर उसके बाद अल्फा पार्टिकल के पास। अब ये कितनी होगी तो इसका वैल्यू भी हमने थोड़ा सा कैलकुलेट करके रखा है, तो आप इसको लिख लीजिए। देखो, सिंस प्रोटॉन इज 1830 टाइम्स, सिंस मास ऑफ प्रोटॉन इज 1830 टाइम्स greater than that of electron, and alpha particle has 4 times that of proton, and alpha particle has 4 times that of proton, means mass of alpha particle is greater than mass of proton is greater than mass of electron। तो अगर ऐसा है तो जिसका मास ज्यादा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम। तो लेमड़ा ऑफ अल्फा विल बी लेसर देन लेमड़ा ऑफ पी, लेमड़ा ऑफ। समझ में आ रहा है? तो आपको जहन में रखना है कि जिसका मास ज्यादा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम। समझ में आ रहा है? तो इसके बाद आप अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, the wavelength of an electron and wavelength of a photon and wavelength of a photon p, proton नहीं photon, of same energy are related by, of same energy are related by, नंबर फर्स्ट ऑप्शन आप लिख लीजिए, lambda p is directly proportional to under root of lambda e,
lambda p is equal to lambda e. Lambda p is inversely 1 divided by under root of lambda e, and lambda p is lambda e का स्क्वायर. तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में पूछा गया है. द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द फोटॉन, द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड दैट ऑफ एंड फोटॉन ऑफ सेम एनर्जी आर रिलेटेड बाय. तो चार में से आपको एक ऑप्शन निकालना है, ढूंढना है, देखना है कौन सा आ जाएगा. क्या इस तरीके से ये दोनों रिलेट हैं, बी है, सी है या डी है. देखो वेवलेंथ था फोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन, मगर दोनों की एनर्जी क्या है, सेम. तो अगर हम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या है, दैट इज चार्जेड पार्टिकल. तो चार्जेड पार्टिकल की वेवलेंथ किसके बराबर है, h अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m इंटू के, वायर k इज काइनेटिक एनर्जी. तो अगर मैं ई काइनेटिक एनर्जी को अब ई लिखूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा ई इज इक्वल टू h अपॉन ट्वाइस m इंटू ई, वायर ई इज काइनेटिक एनर्जी या ई इज एनर्जी. अगर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ फोटॉन क्या है, दोनों की सेम है. अगर मैंने इसकी एनर्जी ई ली है तो फोटॉन की एनर्जी भी मुझे क्या लेनी है, ई लेनी है. तो मैं लिखूंगा ना यहां से लैम्डा ई इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई आ जाएगा ट्वाइस एम इंटू ई. बोलो ई का वैल्यू किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा ई का स्क्वायर इंटू आ जाएगा ट्वाइस एम. तो दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब फोटॉन की एनर्जी किसके बराबर होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा. और ये लैम्डा जो है इसको मैं डिनोट कर दूंगा किसे, P से, लैम्डा P. देखो फोटॉन की एनर्जी किसके बराबर होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू. न्यू किसके बराबर होता है, C बाई लैम्डा. तो इसलिए हमने लिखा है E इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा. अब लैम्डा के बजाय मैंने क्या लिया है, लैम्डा ऑफ फोटॉन. तो दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन, दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब दोनों की एनर्जी क्या है, सेम. अगर दोनों की एनर्जी सेम है तो इसका मतलब है ना दोनों को मुझे क्या करना है, इक्वेट करना है. तो यहां से आ जाएगा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा ई का होल स्क्वायर इंटू ट्वाइस एम, दैट विल बी इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा पी. एच और एच क्या हो जाएगा, कैंसल. तो दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा ई का होल स्क्वायर ट्वाइस एम इंटू सी विल बी इक्वल टू लैम्डा पी इंटू आ जाएगा एच. समझ में आ रहा है. ओ आर तो हम यहां से लिखेंगे ओ आर ट्वाइस एम इंटू सी, ई नहीं सी है, ट्वाइस एम इंटू सी इंटू आ जाएगा लैम्डा ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच विल बी इक्वल टू किसके बराबर, लैम्डा पी के बराबर. अब 2m क्या है, दिस इज मास कांस्टेंट, c कांस्टेंट, h कांस्टेंट. अगर ये कांस्टेंट है तो हम लिखेंगे ना कि लैम्डा p जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा e का होल स्क्वायर. समझ में आ रहा है. तो यहां हम ऐसे लिखेंगे लैम्डा p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा e का होल स्क्वायर. समझ में आ रहा है. क्योंकि यहां से अगर हम देखेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिखेंगे लैम्डा p विल बी इक्वल टू ट्वाइस mc डिवाइडेड बाय h इंटू लैम्डा e का होल स्क्वायर. तो ये वाली टर्म क्या है, कांस्टेंट और इक्वालिटी मिलके क्या बनाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा e का होल स्क्वायर. समझ में आ रहा है. तो फोटॉन और इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी सेम है तो देयर वेवलेंथ्स आर रिलेटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशन, लैम्डा p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा e का होल स्क्वायर. तो इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम आगे जाएंगे. तो इसके बाद आप अगला क्वेश्चन लिख लीजिए. ए पार्टिकल इज मूविंग three times as fast as an electron. Full stop. The ratio of de Broglie wavelengths of the particle, to that of electron is
1.813 into 10 raised power -4. The ratio of de Broglie wavelengths of the particle to that of electron is 1.813 into 10 raised power -4. Full stop. Calculate the mass of the particle and identify the particle. Calculate the mass of the particle and identify the particle. Calculate the mass of the particle and identify the particle. आइडेंटिफाई, पार्टिकल का मास भी हमको निकालना है और फिर बताना है कि ये कौन सा पार्टिकल है। पहले हम मास उसका देख लेंगे, फिर हम वहां से प्रेडिक्ट कर देंगे कि ये कौन सा पार्टिकल हो सकता है। समझ में आ रहा है? अब दिया गया क्या है? दिया गया है कि ये जो पार्टिकल है ना, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? 3 टाइम्स दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है तो उसकी कितनी होगी? 3v। अब दूसरा दिया गया है कि रेशियो ऑफ द wavelength of the particle to the ratio of to the wavelength of the electron, lambda p by lambda e का वैल्यू दिया गया है, वही दिया गया है। The ratio of de Broglie wavelength of the particle to that of the electron is 1.813 into 10 raised power -4। तो ये इनकी वेवलेंथ का रेशियो दिया गया है। अगर मैं पार्टिकल की वेवलेंथ को डिनोट कर दूंगा लैम्डा पी से, पी पार्टिकल अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉग्ली, बोलो लैम्डा पी किसके बराबर होगा? h अपॉन मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ पार्टिकल किसके बराबर होगा? mp/v के बराबर। समझ में आ रहा है? अगर मैं इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को लूंगा लैम्डा ई, दैट विल बी इक्वल टू h अपॉन me इंटू वी। समझ में आ रहा है? अब पार्टिकल की वेलोसिटी जो है दैट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से 3 टाइम्स ज्यादा। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है? v, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 3 टाइम्स v। तो मैं लिखूंगा ना vp इज इक्वल टू 3 टाइम्स v। तो दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा p डिवाइडेड बाय लैम्डा e विल बी इक्वल टू h अपॉन mp इंटू vp के बजाय क्या आ जाएगा? थ्राइस v होल डिवाइडेड बाय h अपॉन me इंटू क्या आ जाएगा? ve। समझ में आ रहा है? तो लैम्डा p डिवाइडेड बाय लैम्डा e का वैल्यू आ जाएगा, h और h क्या हो जाएगा? कैंसल। तो दैट विल बी इक्वल टू me डिवाइडेड बाय mp, me डिवाइडेड बाय mp इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3। समझ में आ रहा है? तो h और h क्या हो जाएगा? कैंसल। mp 3ve, me 3v, me ve और ve कैंसिल हो जाएगा, me डिवाइडेड बाय mp इंटू 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 3। तो यहां से हम देखेंगे, बोलो mp थ्राइस mp इज इक्वल टू me होल डिवाइडेड बाय आ जाएगा लैम्डा p डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? लैम्डा e। और mp का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू me डिवाइडेड बाय 3 इंटू आ जाएगा यहां से लैम्डा p डिवाइडेड बाय आ जाएगा लैम्डा e। अब लैम्डा p और लैम्डा e का रेशियो हमको दिया गया है, दैट इज 1.813 इंटू 10 रेज़ पावर -4। तो mp का वैल्यू होगा दैट इज मास ऑफ द पार्टिकल। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? 9.1 इंटू 10 रेज़ पावर -31 डिवाइडेड बाई 3 इंटू ये वाला भी रेशियो दिया गया है, दैट इज 1.813 इंटू 10 रेज़ पावर कितना? 4 -4। तो -31 इंटू 10 रेज़ पावर 4 वो कितना बन जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 10 रेज़ पावर -27। अब यहां से 9.1 डिवाइडेड बाई 3.3 इंटू 1.813, तो mp का वैल्यू आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगा 1.675 इंटू 10 रेज़ पावर -27 kg। अब -27 से आपको पता चलता है, बता ये पार्टिकल कौन हो सकता है? इधर ये पार्टिकल हो सकता है प्रोटॉन, या ये पार्टिकल क्या हो सकता है? ये पार्टिकल हो सकता है न्यूट्रॉन, क्योंकि पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही मास किसके रेंज में आता है? 10 रेज़ पावर -27 के रेंज में। तो देयरफॉर द पार्टिकल इज आइदर द प्रोटॉन और द न्यूट्रॉन। समझ में आ रहा है? आप इसको नीचे लिख सकते हैं, देयरफॉर द पार्टिकल इज आइदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ में आ गया ना? देखो क्वेश्चन में दिया गया क्या था? लैम्डा p बाय लैम्डा e का रेशियो दिया गया था। नंबर सेकंड दिया गया था कि जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है दैट इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लैम्डा e किसके बराबर होता है? h अपॉन me v। लैम्डा p किसके बराबर होगा? h अपॉन mp vp, वेयर p इज दिस इज द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल। तो लैम्डा p बाय लैम्डा e का रेशियो हमने निकाला है, तो vp का वैल्यू पुट कर दिया, दैट इज 3 टाइम्स v। कैंसिलेशन यहां से कर दी है, तो दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा p बाय लैम्डा e me डिवाइडेड बाय mp 1 डिवाइडेड बाय 3। mp को हमको निकालना है, तो थ्राइस mp विल बी इक्वल टू me डिवाइडेड बाय लैम्डा p बाय लैम्डा e।
ये मैंने ऐसे ही रखा क्योंकि इसका रेशो मुझे दिया गया है, तो यहाँ से हमको एमपी का वैल्यू मिल गया है। तो एमपी का वैल्यू आ गया है इन द रेंज ऑफ प्रोटॉन और इन द रेंज ऑफ न्यूट्रॉन। समझ में आ रहा है? अब इसको कॉपी कीजिए तो अगले क्वेश्चन पे हम जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन आप लिख लीजिए। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज्ड, if the kinetic energy of the particle is increased to 16 times its previous value, to 16 times to its previous value, find the percentage change in the de Broglie's wavelength of the particle. Find the percentage change in the de Broglie's wavelength of the particle. परसेंटेज चेंज इन द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल। तो दिया गया है कि वेव जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हमने चेंज कर दी है। अगर प्रीवियस काइनेटिक एनर्जी के बराबर है तो नई काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? दैट इज इक्वल टू 16 टाइम्स के। और परसेंटेज चेंज हमको निकालना है, तो हम देखेंगे बोलो वेवलेंथ की और काइनेटिक एनर्जी की रिलेशन किसके बराबर है। एक पार्टिकल है, उसकी काइनेटिक एनर्जी दिया गया बराबर होता है h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m इंटू के। अब जो पार्टिकल है इसकी काइनेटिक एनर्जी को हमने चेंज कर दिया है, वो 16 टाइम्स हमने इंक्रीज कर दिया है। तो हम लिखेंगे वेवलेंथ बन जाएगी लैम्डा डैश, दैट विल बी इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m इंटू के आ जाएगा या 16 के आ जाएगा। 16 के वेवलेंथ चेंज हो गई है, तो लैम्डा डैश का वैल्यू आ जाएगा h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m इंटू के। अंडर रूट ऑफ 16 किसके बराबर होता है? 4 के बराबर, तो उसको रूट से बाहर निकाल दो, दैट विल बी इक्वल टू 4 अंडर रूट ऑफ 2m इंटू के। अब परसेंटेज चेंज कितनी होगी है? लैम्डा माइनस लैम्डा डैश डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू आ जाएगा क्या? 100। तो दिस इज द परसेंटेज चेंज, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा डैश। लैम्डा किसके बराबर था? h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m इंटू के माइनस लैम्डा डैश का वैल्यू या हम यहां से ऐसे लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू, तो ये आ जाएगा बराबर 1 माइनस लैम्डा डैश डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू क्या आ जाएगा? इंटू आ जाएगा 100। तो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा डैश का वैल्यू किसके बराबर है? h डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट ऑफ 2m इंटू के होल डिवाइडेड बाय आ जाएगा h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m इंटू के इंटू आ जाएगा 100। तो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 2m इंटू के, h और h कैंसल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू आ जाएगा 100। तो दैट विल बी इक्वल टू 4 1 जार 4 माइनस 3, तो दैट विल बी 3/4 ऑफ 100। तो 3/4 ऑफ 100 कितना हो जाएगा? तो दैट विल बी इक्वल टू 250 25 25 3 जार कितना हो गया? 75%। तो चेंज कितनी आ जाएगी वेवलेंथ में? तो देयर इज द 75% चेंज इन द वेवलेंथ। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को कॉपी कीजिए तो हम आगे जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर एक्सेलरेटेड। इलेक्ट्रॉन्स used in an electron microscope are accelerated by a voltage of 25 kV. By a voltage of 25 kV. Full stop. If the applied voltage is increased to 100 kV. If the applied voltage is increased to 100 kV, if the applied voltage is increased to 100 kV, by what factor? By what factor? The wavelength associated with the electrons will change. By what factor the wavelength associated with the electrons would change? समझ में आ रहा है? तो पहले हमने वोल्टेज कितनी दी थी? 25 kV। तो लैम्डा और के वी की पोटेंशियल ये रिलेशन हमको मालूम है। तो लैम्डा का वैल्यू होता है h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m इंटू वी इंटू ई इंटू वी, वेयर वी इज द पोटेंशियल। जब हमने पोटेंशियल रखा था 25, तो हम लिखेंगे लैम्डा विल बी इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m e इंटू आ जाएगा यहां से 25 kV।
अब हम जब हमने पोटेंशियल को चेंज कर दिया है तो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब हमने पोटेंशियल को चेंज कर दिया है तो जब पोटेंशियल चेंज हो गया है 25 से कितना 100, तो हम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे ऐसे लैम्बडा ई डैश। ये कब है? व्हेन द पोटेंशियल इज इंक्रीज टू 100 केवी। तो ये किसके बराबर होगा? h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई इंटू आ जाएगा 100 केवी। समझ में आ रहा है? अब हमको देखना है चेंज कितनी होगी है, तो हम दोनों का क्या लेंगे? रेशो लेंगे। तो दोनों का हमको देखना है कि ये बाय व्हाट फैक्टर चेंज हो जाएगा, रेशो लेना है। तो दैट विल बी इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m इंटू ई इंटू 25 केवी होल डिवाइडेड बाय, अगर वो डिवाइड है तो यहां से क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। तो दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस m इंटू 100 इंटू केवी डिवाइडेड बाय आ जाएगा h और h क्या हो जाएगा? कैंसल। तो लैम्बडा ई डिवाइडेड बाय लैम्बडा ई डैश विल बी इक्वल टू h और h क्या हो जाएगा? कैंसल। अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई 100 केवी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 25 एम ई केवी। एम ई केवी केवी कैंसल हो जाएगा, तो यहां से बचेगा अंडर रूट ऑफ 100 डिवाइडेड बाय क्या बचेगा? 25। तो दैट विल बी इक्वल टू 25 इंटू 4, दैट विल बी 4। तो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4। तो अंडर रूट ऑफ 4 किसके बराबर होता है? 2 के बराबर। बोलो लैम्बडा ई डिवाइडेड बाय लैम्बडा ई का ई डैश का वैल्यू किसके बराबर है? 2 के बराबर। ओ आर आर मैं लिखूंगा ना, लैम्बडा ई डैश विल बी इक्वल टू लैम्बडा ई डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब है ना, जो नई वेवलेंथ है वो ओरिजिनल वेवलेंथ से या प्रीवियस वेवलेंथ से कितनी हो जाएगी? दैट विल गेट डिक्रीज बाय हाफ। समझ में आ रहा है? तो जब 25 वोल्टेज केवी हमने वोल्टेज सप्लाई की थी तो उस वक्त वेवलेंथ लैम्बडा ई के बराबर थे, और जब हमने 100 कर दिया है तो इसका मतलब है वेवलेंथ कितनी हो गई है? हाफ हो गई है। अगर हम ऐसे ही बताएंगे कि अगर मैंने वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज कर दिया है, जिस तरह हमने वहां पे कहा था कि अगर V को हम बढ़ाएंगे तो लैम्बडा का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेवलेंथ कब 0 के बराबर बन जाएगी, तो जब V का वैल्यू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है? वेवलेंथ कब बन जाएगी या वेवलेंथ कब रिड्यूस हो जाएगी टू द फोर्थ, या टू द लैम्बडा ई बाई 4 वो कब बन जाएगी? लैम्बडा ई बाई 8 कब बन जाएगी? लैम्बडा ई बाई वो आप वहां से वोल्टेज को भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं या जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से देख लेना। और इसके बाद हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है जिससे हमने ये देखा है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास वेव कैरेक्टर भी है, क्योंकि तभी हमको कोई चीज पता चलती है जब हम उसको करेंगे लैब में, जब हम उसको प्रूव करेंगे। क्योंकि जब हम पहले पार्टिकल कैरेक्टर को मानते थे लाइट के, तो फिर ये हमने एक एक्सपेरिमेंट कर दिया है, थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट कर दिया है, और उस एक्सपेरिमेंट से हमने प्रूव कर दिया है कि जो लाइट है, लाइट में जो एनर्जी है ये रिडिस्ट्रीब्यूट होती है, या लाइट जो है ये क्रेस्टस और ट्रैफिस की बनी हुई है, तभी रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस करता है व्हेन द इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस। और हमने देखा कि स्क्रीन पे हमको डार्क एंड ब्राइट बैंड्स मिले हैं। इसी तरह हमने यहाँ पे भी एक एक्सपेरिमेंट कर दिया है, और इस एक्सपेरिमेंट से भी हमको ये पता चला है कि कहीं पे हमको एनर्जी कम और फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा। इसका मतलब है कि वहां पे भी डार्क बैंड्स में एनर्जी क्या होती थी? कम होती थी, और ब्राइट बैंड्स में एनर्जी क्या होती थी? ज्यादा होती थी। अगर यहाँ पे भी हमको कहीं पे एनर्जी 50, कहीं पे 100, फिर 50, फिर 100, इसका मतलब है ना कि ये कम एनर्जी वाला रीजन है और ये ज्यादा एनर्जी वाला रीजन है। तो ये पैटर्न बिल्कुल वैसा ही बनेगा ना जैसा इंटरफेरेंस में हमको मिला था। तो अगर ऐसा पैटर्न हमको मिलेगा तो हम कहेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के साथ भी एसोसिएट क्या है? वेव, या इलेक्ट्रॉन के पास भी ड्युअलिटी का नेचर है। समझ में आ रहा है? और यही एक एक्सपेरिमेंट हमने किया था, उस एक्सपेरिमेंट को हम नाम देते हैं डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, और डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट को हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर देंगे।